में, तो उसमें ये कहा गया था कि पेट्रोलिंग और इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग-अलग होना चाहिए। अभी भी क्या है, पेट्रोलिंग वही पुलिस पेट्रोलिंग भी करती है रात में, वही पुलिस इन्वेस्टिगेट भी करती है। उसमें क्या होता है, डिटरेंस इसलिए होता है कि जब पेट्रोलिंग कर रही है तो पुलिस वो किस तरीके से पेश आती है, वो थोड़ा-सा रूड, रफ एंड टफ पेश आती है, क्योंकि भाई वहाँ पे डिफेंस का काम करना है, किसी तरीके का थोड़ा-सा रफली बात करना है, ताकि अगर किसी तरह का सस्पेक्ट हो तो उसको इज़िली ट्रैक कर सकें। इन्वेस्टिगेशन के समय क्या होना चाहिए कि उसको सॉफ्ट होना पड़ेगा, तभी इन्फॉर्मेशन निकल पाएगा। अब दोनों काम एक ही पुलिस कर रही है, तो जनता क्या होगी, जो भी अगर उस तरह का सस्पेक्ट होगा, वो अगर जानकारी रख उसके पास होगा भी कोई इन्फॉर्मेशन, तो नहीं बताना चाहेगा डर से। तो ये गाइडलाइंस भी था सुप्रीम कोर्ट का कि पेट्रोलिंग के लिए अलग टीम हो, अलग विंग हो, और इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग विंग हो, और ये एक अच्छा स्टेप होगा। लेकिन अभी भी विडंबना ये है कि अभी भी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, चाहे वो लैक ऑफ पुलिस सोर्सेज, मतलब आपके पास उतना पुलिस ही नहीं, पर्सनल है ही नहीं, पुलिस पर्सनल, तो उसको अलग-अलग करना चाहिए। और ये स्मार्ट पुलिसिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग, स्मार्ट पुलिसिंग वही जब हम बात किए टेक्नोलॉजी का बात किए, टेक एंड सर्वी हो, वेल इक्विप्ड हो, सीसीटीवी हो, ड्रोन हो, वगैरह-वगैरह हो, ये फंक्शन हो गया। इसके अलावा फंक्शनलिज़ में क्या है, अभी भी जो बिहार सिविल पुलिस, बिहार मिलिट्री पुलिस, जो बीएमपी होते हैं, उसको ज़्यादा संसाधन मिलता है कंपैरेटिव टू बिहार सिविल पुलिस। जिस तरीके से जब देखेंगे सीएपीएफ और डिफेंस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पैसा ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा फंड मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो सीएपीएफ इसके अंदर, सीएपीएफ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपका 4 डिफेंस फोर्स आता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड। लेकिन अगर देखेंगे जब युद्ध होता है, जो वार हो रहा है, तब फ्रंट लाइन पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या डिफेंस फोर्स आती है। अदरवाइज सीएपीएफ ही देखती है, चाहे वो बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी, इंडो नेपाल देखती है, असम राइफल्स देख रही है। तो लेकिन उसके पास संसाधन कंपैरेटिवली कम है। उसी प्रकार से स्टेट में भी यही स्ट्रक्चर है कि बीएमपी हालांकि बनाया इसलिए गया है कि किसी भी रैंडम सिचुएशन के लिए बीएमपी हैंडल करेगी, किसी भी के लिए डिफेंस फोर्स हैंडल करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि एकदम संसाधन उसके पास भी बैलेंस संसाधन हो, ताकि वो और बेहतर तरीके से वो हाईली इक्विप्ड हो, उसके पास वेल रिसोर्स्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जब आप सिविल लाइन जाएँगे, तो व्यवस्था जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। कोई आप पुलिस स्टेशन जाएँगे, तो गाड़ियाँ ऐसे ही रखी हुई है। थाना कई जगह नए बिल्डिंग बने हैं, जहाँ तो अच्छा है, आदर्श थाना जहाँ बना है। जहाँ पुराने बिल्डिंग से बस ऐसा ही चल रहा है। तो अगर रिसोर्स हमारे पास और बेहतर तरीके से हो, तो बेहतर होगा। कुछ-कुछ जो रूल्स हैं, मैनुअल्स रूल्स हैं, 1978 में आया था बिहार पुलिस का, क्योंकि पुलिस का कौन-सा सब्जेक्ट है? पुलिस यूनियन स्टेट सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट, स्टेट स्टेट सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट, राज्य सूची। लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर करती है, कैसा क्यों? वो सर आर्टिकल 255, कुछ आर्टिकल है 365 255 355 के अकॉर्डिंग, टू प्रोटेक्ट द स्टेट इन फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। कोई और बता पाएंगे कुछ? सर दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय लेवल एक्ट का कुछ होता है उसके बाद सर? क्या-क्या? फिर से बताइए। कुछ बोल रहे थे? सर जो ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू जो पुलिस आते हैं, उनके ट्रांसफर वगैरह में हाथ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर गृह मंत्रालय क्या आता है? सुरक्षा, तो जो हाँ, सुरक्षा जो है वो गृह मंत्रालय के तहत है ना? हाँ, होम होम मिनिस्ट्री। ठीक है, देखिए सर ये पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनल जो है सिक्योरिटी, होम मिनिस्ट्री हाँ की। वेरी गुड, वही मैं बात करूँ। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो पुलिस जो है तो स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें इंटरफेयर करती है, और जहाँ पे उसे रिक्वायर्ड होता है तो एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है। तो ये बिहार पुलिस मैनुअल एक्ट, ये मैनुअल रूल्स 1978 में आया था। इसको अपडेशन करने की जरूरत है। इसमें मैनुअल लिखा हुआ है कैसे काम करती है, क्या होना चाहिए। या बिहार पुलिस एक्ट 2007 आया था, इसमें भी अभी कुछ-कुछ अपडेशन करने की अब जरूरत हो गई है, चाहे वो साइबर क्राइम को लेकर के हो, टेक्नोलॉजी अभी बट ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ब्लॉकचेन, कि जो वहाँ पर डेटाबेस हो ब्लॉकचेन के माध्यम से हो, ताकि कोई उसको
इंटीग्रेट नहीं कर सके, इंक्लूड नहीं कर सके। उसके अलावा जो पॉइंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस, तो ये फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, जब भी आपसे पूछा जाए कि आप क्या चुनौतियां हैं पुलिस के सामने और आप क्या चेंज करना चाहेंगे। यार ये तो हर जगह यूज हो जाएगा, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी, ये हाँ, तो हर जगह यूज ये कर सकते हैं। यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यूज, ये कॉमन है और ये इसको आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाम बांध के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ ब्लैंक हो गए हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज पुलिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिविल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि उसके अकॉर्डिंग जस्ट हो, ऐसा ना हो कि लगे कि जस्टिफाई होना चाहिए जो आप बता रहे हैं, एग्जाम्पल जो आप उसके आंसर दे हिसाब रहे से हैं। दे देंगे बस। हाँ बिल्कुल, जस्टिफाई होना चाहिए। तो ये तीनों समझ गए। इसके अलावा हम लोग इसमें और क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बात हमने कर ही लिया, ओवरलोड ऑफ वर्क ये भी बात कर ही लिया प्रश्न। तो यही सब चुनौतियां हैं, इसको आप अच्छे से अब 2-2 पॉइंट ही बता देंगे, एक-एक पॉइंट ही बता देंगे, उतना तो समय है भी नहीं सुनने को, सुनेंगे भी नहीं। सॉल्यूशंस उसी में है, फिर भी हम लोग अलग से भी ले लिए हैं कि 3 पॉइंट की बात करते ही हैं, एलोकेट मोर फंड्स, मैन पावर इंक्रीज करें। हाँ, रेगुलर ट्रेनिंग हो, कैपेसिटी बिल्डिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैपेसिटी बिल्डिंग किस लिए जरूरी है कि कैपेसिटी बिल्डिंग उसमें होमनिस्टिक वाला भी बात हो कि इतना ना वर्कलोड होता है पुलिस के पास, ओवरबर्डन होता है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, उसकी रेगुलर ट्रेनिंग होती रही, रिफ्रेशमेंट होते रहें, ताकि फिर से वो काम में उसी ऊर्जा के साथ काम कर सके, रिजुवनेट हो सके। टेक्नोलॉजी का तो यूज करना ही है, बाकी ये हम लोग जो जजमेंट आया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण, इंटरनल रिफॉर्म्स, ये बार-बार ये जो चेंज इन पुलिस बिहेवियर, इस पे आप ज़रूर बात करेंगे। जब भी आपसे ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जब भी एज ए डीवाईएसपी आप क्या बदलाव करना चाहेंगे, क्या चुनौतियाँ हैं। इसके लिए फंड की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए रेगुलर जिला स्तर पे भी, थाना के स्तर पे भी, सब डिवीज़न के स्तर पे भी, अगर एसडीपीओ हो, चाहे एसपी हो, इसके लिए फंड की ज़रूरत नहीं है। अगर बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, समय-समय पे कुछ-कुछ कल्चरल एक्टिविटी होते रहे, समय-समय पे किसी को रिकॉग्निशन मिलता रहे, कुछ प्राइज़ मिलता रहे, लोगों के बीच में वो बात, हाँ, आपने जो थाना में अच्छा काम किया, तो ये कैसे हम पुलिस बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं, इसके लिए सरकार से धनराशि की ज़रूरत है। तो वो विश्वास, वो ट्रस्ट कैसे आप ला सकते हैं, इसका आप ज़रूर बात कर सकते हैं जब भी आपसे एज ए डीवाईएसपी पूछा जाए कि आप क्या बदलाव करना चाहेंगे। तो वो इंटरनल रिफॉर्म्स क्या है, पुलिस का बिहेवियर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आधा समस्या वहीं दूर हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये गाइडलाइंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें 2-3 गाइडलाइंस भी याद रख रहे हैं, बहुत अच्छा है। सातों याद रखते हैं तो वेरी 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 गुड, लेकिन अगर 3-4 पॉइंट भी याद है, अच्छा है। ये 7 पॉइंट, आयरनी ये है कि आज तक अभी भी बहुत सारे स्टेट पुलिस ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहती है। वो इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि उसका जो अपना स्टेट पुलिस का जो मैनुअल है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स या जो उसका हावी हो जाए, उसका कंट्रोल बाहर हो जाए, ये आयरनी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप देखते हैं ना कि पंचायत जब शुरू में जब बारी थी कि एक बनना चाहिए था स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत अड़ंगा लगाई थी